नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने दिया ऑरेंज अलर्ट। गरज चमक के साथ पड़ेंगी तीव्र बौछारें। हरिद्वार में 10 से 17 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। कांवड़ मेले के चलते जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हुई तेज। 2025 तक उत्तराखंड बनेगा नशा मुक्त राज्य, मुख्यमंत्री धामी बोले प्लान किया जा रहा है तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना का फ्लैग ऑफ किया। देहरादून के नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को उनके घर पर जाकर जन सेवा केंद्र के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की शुरुआत की है। ये सेवा जल्द ही राज्य के अन्य स्थानों पर भी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि नागरिक सेवाओं का लाभ आम जन को उनके घर पर ही मिल जाए। अभी तक 775 सेवाएं ऑनलाइन रूप से अपनी सरकार पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्तमान में पायलट रूप से ये सेवा देहरादून शहर के 100 वार्डों में नजदीकी सीएससी सेंटर के संचालकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आईटीडीए ने डोर स्टेप डिलीवरी के लिए सीएससी को ये जिम्मेदारी सौंपी है। देहरादून शहर के सीएससी संचालकों को पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पहचान पत्र जारी किए गए हैं। सेवा का लाभ उठाने के लिए नागरिक 180091110007 पर फ्री कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां शिव भक्त कांवड़ियों का उन्होंने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के पैर धोकर भी उनका स्वागत किया। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री से सम्मान पाकर कांवड़िए भी खुश नजर आए। आपको बता दें कि हरिद्वार के ओम पुल घाट पर इस कार्यक्रम को किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। सावन की शुरुआत के साथ ही जबरदस्त कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। वहीं टिहरी जिले के नरेंद्रनगर के पालिका रामलीला मैदान में जींद कांवड़ सेवा संघ हरियाणा की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो निरंतर पिछले 27 वर्षों से चला आ रहा है। पालिका के रामलीला मैदान में विशाल भंडारे के आयोजन और शिव भक्त कांवड़ियों के बम बोले की आवाज से इन दिनों पूरा नगर गुलजार दिखाई दे रहा है। शिव भक्त कांवड़िए उत्साह के साथ गौमुख से गंगा जल लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं, जो गंगा जल लेकर अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। जींद कांवड़ सेवा संघ के प्रधान वेद प्रकाश बिरमानी, मंगल आहूजा, किशन भूटियानी और किसान लाल आहूजा के सहयोग के लिए नगर पालिका और नगर की जनता का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है। भोले भंडारी के जो सेवा भगत है कांवड़ से जो कांवड़ लेके आते हैं, ये अपनी श्रद्धा से भोले के ऊपर जल चढ़ाते हैं। कोई गौमुख से लाता है, कोई हरिद्वार से लेके जाता है। अपने स्टेशन पर जहाँ पहुँचते हैं, ये भोले को ऊपर जल चढ़ा के अपनी श्रद्धा पूरी करते हैं और समाज के लिए और सृष्टि के लिए, ये पब्लिक के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये अच्छा करते रहें। हमारी यही दुआ है इन कांवड़ियों से कि हमारा जो सजोना चल रहा है और हम यहाँ पहुँचते हैं, जो हमने भंडारा लगाया है, हम 27 वर्षों से हम यहाँ अपने पब्लिक की कांवड़ियों की सेवा में जो यहाँ आए हुए हैं, हमारी इसमें सब सहयोग करते हैं और इसमें हमारा जो है ना कमेटी जो है पूरा अच्छी तरह से हमारा सहयोग करती आ रही है। और ये हम इतना भंडारा हम अपनी तरफ से नहीं लगाते, ये पूरा समाज ही हमारे को जो इसमें आगे बढ़ता है हमारे लिए, और हम उनका बढ़ते हुए कदमों से लेके हम यहाँ पहुँचते हैं। और जो 27 वर्षों से लगातार यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, व्यापार मंडल की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं। और इस भंडारे के आयोजन से जो भक्तजन यहाँ पर गंगोत्री से जल लेके आते हैं, उन्हें यहाँ पर सुविधा का अनुभव मिलता है और उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था संघ के द्वारा की जाती है। और इससे हमारे देश प्रदेश में भोले के भक्तों की जो छवि बनती है या जो हमारे भारत देश की छवि बनती है, वो ही बहुत ही सराहनीय है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वर्षों में भी संघ के द्वारा जो आयोजन किया जाएगा इसी प्रकार सफलतापूर्वक किया जाएगा और व्यापार मंडल का सहयोग उन्हें हर वर्ष इसी भांति दिया जाएगा और उनका सहयोग हर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का प्रसाद देते हुए तस्वीरों पर बवाल मचा हुआ है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनवीर चौहान ने इसे आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में खड़गे ने श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के प्रसाद को जिस तरह से अपने सिंहासन पर बैठे बैठे हाथ से स्पर्श कर स्वीकार किया है, वो 120 करोड़ सनातनियों का अपमान है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसके जवाब में अब भाजपा पर पलटवार किया है। पहले तो मैं आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष करण महाराज जी से ये जानना चाहूँगा कि वो 80 करोड़ लोगों के आस्था की बात कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से अभी वो मिले मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ जी का प्रसाद उनको देने का प्रयास किया, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ जी के प्रसाद को किस प्रकार से
ग्रहण वो कर रहे हैं। ये सब चित्र के माध्यम से सब आम जनता ने, पूरे देश के 120 करोड़ सनातनी धर्म के में आस्था रखने वाले लोगों ने देखा है। और इसके लिए आदरणीय करण महाराज जी को भी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, पूरे कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ जी का अपमान किया है। और वैसे भी कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके लिए उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता कोई अहमियत नहीं रखते हैं। इसका उन्होंने कई बार उदाहरण पेश किया है। उन्होंने उत्तराखंड राज्य से, जब उनके केंद्र में सरकार थी, हमारा जो विशेष राज्य का दर्जा था, हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको दिया था, उस विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का भी काम किया है। तब उनके भारी भरकम उत्तराखंड के जो नेता थे, वो उत्तराखंड के हितों की रक्षा नहीं कर पाए और हमारे से विशेष राज्य का दर्जा छीना गया। इसलिए उत्तराखंड की जनता जानती है कि कौन उत्तराखंड के हितैषी हैं और कौन आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हमारे जोशीमठ की बात जो कर रहे हैं, जोशीमठ के लोगों के लिए और जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए हमारी, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हो, पूरी तरह से संकल्पित हैं। कौन भाजपा जो गर्भगृह में घुसकर नियम तोड़कर 5-5 कैमरे लेके प्रधानमंत्री को अंदर लेके जाते हैं, जहां का अध्यक्ष खुद केदारनाथ बाबा के जो नियम कानून हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। चांदी क्विंटलों के हिसाब से चांदी हटा के 50 से 60 करोड़ की चांदी हटा के 2-2.5 करोड़ रुपये का सोना लगाते हैं। कौन भाजपा जो शंकराचार्य का अपमान करती है? कौन भाजपा जो 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के आस्था के केंद्र जोशीमठ के क्षय के कारण है? ऐसी भाजपा के लोगों के वक्तव्यों पर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग जान चुके हैं और पूरी तरीके से नग्न हो चुके हैं लोगों की नज़र में। इनके लिए धर्म कुछ नहीं है, वोट की राजनीति, पोलराइजेशन ऑफ वोट, केवल उतने तक इनकी नियत है। और शर्म नहीं आई उस भाजपा के प्रवक्ता को बोलने में, जो जोशीमठ के पे कुछ नहीं बोला, जो सोने की चोरी पे कुछ नहीं बोला, जो लोगों के लगाए गए आरोपों पर कुछ नहीं बोला, और जो जोशीमठ एक बार भी नहीं किया वो आरोप लगा रहा है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जहां मामला कोटद्वार कोर्ट में गतिमान है, वहीं अंकिता के माता पिता सरकारी वकील पर हीला हवाली का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस पार्टी पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में न्याय स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत भी करने जा रही है। देहरादून में भारी बारिश के बीच अंकिता को न्याय दिलवाने के संबंध में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करण महाराज समेत कई नेताओं ने यहाँ अपनी बात रखी। अब खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले के चलते हरिद्वार जिलाधिकारी ने पूरे जिले में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कांवड़ मेले के चलते जिले में भारी संख्या में कांवड़ियों की भीड़ पहुंच रही है। सुरक्षा व्यवस्था के चलते जिलाधिकारी ने यह फैसला लिया है। जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी 10 जुलाई से 17 जुलाई तक बंद रहेंगे। वहीं उच्च शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षण संस्थानों का कहना है कि अवकाश के संबंध में हमें कोई दिशा निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुए, जबकि हमें भी कांवड़ियों की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि कांवड़ यात्रियों के लिए रूट डाइवर्जन प्लान भी अब लागू कर दिया गया है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 वर्षों से मंत्री पद नहीं बांट सकी है। स्वयं मुख्यमंत्री के पास लगभग 50 से ज्यादा विभाग है। इस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विकास किस स्तर पर और किस गति से हो रहा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी और नाराज होने के सिलसिले के डर से केंद्र और राज्य सरकार मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं कर रही है। यही कारण है कि 23 वर्षों बाद भी आज उत्तराखंड विकास से कोसों दूर है। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में विस्तार की जो चर्चाएं हैं, उस पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि देखिए 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पूर्ण तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। साथ ही पिछले कार्यकाल की भी अगर हम बात करें तो भी पिछले 3-4 सालों तक मंत्रिमंडल लटकाए रखा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है, जिस वजह से भाजपा चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य की हो, वो मंत्रिमंडल विस्तार से डरती है? दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराज़ होने का जो सिलसिला है वो बढ़ जाए, इसके डर के कारण भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रही। साथ ही अब चुनाव हैं लोकसभा के और नगर निकाय के भी चुनाव हैं उत्तराखंड में। इसके दृष्टिगत भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पिछले
2 वर्षों से मंत्रिमंडल के पद लटकाए हुए है। स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास 50 के आसपास विभाग हैं। मुझे लगता है एक मुख्यमंत्री 50 विभागों की फाइलें ना चेक कर सकता है, ना देख सकता है, ना समझ सकता है। तो कहीं ना कहीं आज जो 23 साल बीत जाने के बाद भी हम ये दुखड़ा रो रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि सही समय पर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रुख अपनाती है। प्रदेश में मानसून चरम पर है, जहां भारी बरसात से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मैदानों में सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में स्थिति और भी विकट बनी हुई है। भारी बरसात से पहाड़ी नदियां उफान पर बह रही हैं, जिससे कई जगह पर इन नदी नालों और गदेरों पर बनी पुलियाएं भी ढह चुकी हैं। अब इन सीमांत वासियों को अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इन नालों को पार करना पड़ रहा है। आखिर बड़ा सवाल है कि शासन प्रशासन इनकी कब सुध लेगा। कोई ठोस उपाय इन सीमांत क्षेत्रों के लिए करना पड़ेगा। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे लकड़ी के सहारे लोग नदी नालों को पार कर रहे हैं। अब लोगों की मजबूरी कहें या फिर जरूरत, पहाड़ के इन लोगों का संघर्ष लगातार जारी है। विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने बताया कि याचिका में मांग की गई है राज्य निर्माण के वर्ष 2000 से 2022 तक विधानसभा के बैकडोर भ्रष्टाचारी नियुक्ति करने वाले अफसरों, विधानसभा अध्यक्षों, मुख्यमंत्रियों, भ्रष्टाचारियों से सरकारी धन के लूट को वसूला जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पक्षपातपूर्ण कार्य अपने करीबियों को नियमों को दरकिनार करते हुए नौकरियां दी, जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार और शिक्षित युवाओं के साथ धोखा हुआ है। वर्तमान सरकार भी दोषियों पर कोई कार्रवाई करती हुई नहीं दिख रही। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को उनका हक दिलवाने की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। आज हमारी विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले में जो जनहित याचिका माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में चल रही थी, उसमें माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने बहुत गंभीर संज्ञान लिया है और हमने सारे फैक्ट्स और रिकॉर्ड जो प्रस्तुत किए हैं, उन फैक्ट्स पे आज हमारे वकील अभिजय नेगी ने बहस करी है और हमको और विधानसभा को माननीय हाईकोर्ट ने निर्देशित कर दिया है कि जल्दी 3 हफ्ते में अपने और रिकॉर्ड्स भी लेके आ जाएं, जिससे हम जो मान्य है, जो ताकतवर लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जैसे स्पीकर, सेक्रेटरीज, चीफ मिनिस्टर्स, इन लोगों के ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सके। और अब उम्मीद है कि जो 10 लाख बेरोजगार युवाओं की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं इस प्रदेश में, सो दैट उनको न्याय मिल सके और इस विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले में जो मेन कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है, उनके खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई हो सके और उनसे पैसे की रिकवरी के लिए भी जो हमारी मांग है, उस पर भी माननीय हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई चल रही है। उम्मीद है इन सब पे जल्दी निर्णय आएगा। अगली सुनवाई 4 अगस्त को है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के चोर गलिया क्षेत्र में बहने वाला शेर नाला उफान पर है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियां और बरसाती नालों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। चोर गलिया क्षेत्र में शेर नाले को पार करने के उद्देश्य से कार चालक ने वाहन बरसाती नाले में उतार दी, जिसके बाद उफनते विकराल नाले में वाहन समेत वो फंस गया। साथ ही अधिक पानी होने के चलते उसकी कार बंद हो गई। मौका देखकर वो कार से बाहर निकला और जिसके बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। वाहन चालक सहित 2 अन्य साथी उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी के थे। वहीं पुलिस द्वारा जल स्तर कम होने के बाद ही यातायात सुचारू किया गया। वहीं समाज सेवी बलजीत पवार ने चोर गलिया मार्ग पर 2 जगह सरकार से पुल बनाने की मांग। उन्होंने बताया कि ये मार्ग मैदान और पहाड़ को जोड़ने वाला है, जिससे बरसात में आए दिन हादसे होते रहते हैं। अचानक से जो नदी का बहाव बढ़ा है, एकदम तेज बारिश के बाद जो बहाव बढ़ा है, उसके बाद जो है गाड़ी बहते बहते बची है और हमारे पुलिस का बड़ा योगदान रहा है उनको बचाने के लिए। और बमुश्किल उनकी चोर गलिया पुलिस पूरी मुस्तैद थी, बमुश्किल उनकी जान बच सकी है और गाड़ी 500 मीटर नीचे बह के चले गई। और अभी जो है हम लोग सब मिलकर जो है इस गाड़ी को वहाँ से निकाल के लाए हैं, क्योंकि अगर बहाव बढ़ गया तो गाड़ी बचना मुश्किल हो जाएगा। कई बार कई लोगों की यहाँ जान जा चुकी है। हम लोग ये प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें जो है बहुत जल्द 2 पुलों की हमारी लंबे समय से मांग है, ये पुल बनाए जाने चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ और मैदानी मार्ग को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और इसमें कईयों की जान जा चुकी है, कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और ये पुल जो है इसकी लंबे समय से हमारी मांग है और ये पुल बनना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग थे लगभग? इसमें 3 लोग सवार थे। कहाँ के लोग थे? ये लखीमपुर के बताए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से आए थे, हल्द्वानी को जा रहे थे। कितने लोग थे इसमें? 3 लोग। तो आपने नाला पार कर दिया जैसे? नहीं, नाला में पानी एकदम से फ्लो आ गया। हमारे सामने से गाड़ी जा रही थी, बिल्कुल एकदम हमारे आगे एक I-20 थी, वो निकली जस्ट बिल्कुल 10 कदम पे, हम लोग निकाले, गाड़ी बंद हो गई। आगे उन लोग क्या संदेश देना चाहते हो आप लोग, नदी नाला पार न करें? नहीं, ये बिल्कुल नाला बिल्कुल कतई पार ना करें, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी इस तरह की दुर्घटना हो सकती है, इससे आपको नुकसान हो सकता है, आपको आपकी गाड़ी को तो बिल्कुल नहीं पार करना चाहिए, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे ना आपकी गाड़ी बंद हो गई। मेरी हमारे साथ ही वो गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट कर नहीं पा रही, तब तक फ्लो बहुत तेज हो गया, तो फिर हम लोग को निकलना पड़ा उससे।
आपसे आगे गाड़ी निकल रही थी। हाँ, कई गाड़ियाँ निकल रही थी, हमारे पीछे निकली, गाड़ी बंद हो गई, दिक्कत ये हो गई। बंद ना होती तो निकल जाती। क्या नाम है आपका? अजय। अब खबर चमोली जिले से है, जहां चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को जनपद के सबसे दूरस्थ और सीमांत गांव घेस का भ्रमण करते हुए स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। जिला मुख्यालय से करीब 145 किलोमीटर दूर त्रिशूल पर्वत की तलहटी में बसे देवाल ब्लॉक के सीमांत गांव घेस पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों और मांगलिक गीतों के साथ जिलाधिकारी का भव्य स्वागत किया। जिलाधिकारी ने उच्च हिमालय क्षेत्र घेस में औषधीय जड़ी बूटियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीक के साथ व्यावसायिक खेती का मॉडल विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि औषधीय जड़ी बूटियों की खेती से किसानों के साथ साथ राज्य को भी आर्थिक लाभ होगा और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में 7 करोड़ की लागत से माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के कामों की बरसात ने पोल खोलकर रख दी है। मसूरी में हो रही बारिश के कारण माल रोड पर जगह जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी माल रोड की सड़कें बारिश का पानी जाम होने के कारण झील बन गई है और कई लोग इस झील का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने मसूरी माल रोड पर किए गए कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मसूरी में लोक निर्माण विभाग द्वारा जिस ठेकेदार को माल रोड का काम दिया गया है उसको काम करने का कोई अनुभव नहीं है। बताया गया कि माल रोड के मुख्य चौक और सड़क किनारे लगे कोबल स्टोन भी उखड़ने लगे हैं, जो दुर्घटना होने का कारण बन रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि माल रोड के पुनर्निर्माण के कार्यों में सम्मिलित अधिकारियों पर कार्रवाई कर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर जनता के पैसों की बर्बादी वसूल की जाए। वहीं माल रोड को जल्द से जल्द ठीक भी किया जाए। का कहना ठीक है। मसूरी माल रोड का जैसे सौंदर्यीकरण का कार्य जब से चल रहा है, मसूरी की माल रोड की स्थिति बद से बदतर दिन प्रतिदिन हो रही है। जहां एक उम्मीद थी कि समय से ये काम पूरा हो जाएगा और माल रोड सौंदर्यीकरण समय से पूरा होकर अच्छा हमें माल रोड देखने को मिलेगी, उसका बिल्कुल विपरीत देखा जा रहा है। कभी हमने मसूरी में इतने साल हमें हो गए, हमने कभी यहाँ पे जल भराव नहीं देखा। आज पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। इस सीजन में जगह जगह सड़कों पे पानी भर गया है, नाले खाले सब बंद पड़े हैं और PWD के अधिकारियों को कई बार बोला भी गया है, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पे कोई कार्य दिख नहीं रहा है कि कोई काम हो रहा है। अभी तो बरसात की शुरुआत है, अगर अभी से ये हाल है तो आगे जाके पता नहीं कितना नुकसान अभी हम लोगों को झेलना पड़ेगा। आपका कहना ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विभागों के बीच में कोई आपसी तालमेल नहीं है और समय समय पे जैसे पहले सीजन से पहले हमेशा एक बैठक होती थी जिसके हिसाब से ये DPR वगैरह जनता के सामने रखी जाती थी, लेकिन इस बार जो काम हुआ है उसमें ना तो कोई प्रॉपर प्लानिंग दिख रही है। जिसका जैसे मन आ रहा है वो वैसे कार्य करा दे रहा है और ये सब देखते हुए लग रहा है कि अभी आगे भी ये काम मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी पूरा हो पाएगा। बरसात में देखिए आप पानी की जो सारी माल रोड की पोल खुल गई है, वहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से पानी भर रहा है, क्योंकि उसमें ड्रेनेज सिस्टम को कहीं सीरियसली नहीं लिया गया। और मसूरी में जब भी कोई काम होता है सबसे पहले ड्रेन देखा जाना चाहिए कि पानी का ड्रेन किस ओर होगा, क्योंकि प्रत्येक जगह पे ढाल है। कुल्ली में आप देखिए कितनी ढाल है, वहाँ से सारा पानी चलता हुआ नीचे स्टेट बैंक और उसकी तरफ जाता है, पार्किंग की तरफ जाता है। वहाँ पर कहीं ड्रेन नहीं रखा गया। इतने महीनों से ये नालियाँ खोद कर बैठे हैं और सड़क को खोद कर बैठे हैं, परंतु इन्होंने ड्रेन का कहीं भी कोई काम नहीं किया। गढ़वाल मंडल पे भी देखिए वहाँ पर भी पूरा पानी भरा हुआ है और येस बैंक के पास देखिए वहाँ भी पानी भरा हुआ है, लोग तरबतर हो रहे हैं, कीचड़ हो रहा है। इसी प्रकार आप मोतीलाल नेहरू मार्ग को ले लीजिए, वहाँ पर जालियाँ लगाई गई पूर्व में PWD विभाग द्वारा, जो कि पैसे की सरासर वेस्टेज की गई। वहाँ पर आज पानी ऊपर से चल के आता है, परंतु गांधी चौक में कहीं ड्रेन नहीं है और वो पानी होटलों में घुसता है। नालियों के अंदर इतना मलबा भरा पड़ा है और उसको भी ढंग से नहीं बनाया गया। डामरीकरण किया गया तो सारा वो भी ऐसे ही कच्चा काम किया गया। आज बरसात से आप देखिए वहाँ पर कैसी गहरी गहरी नालियाँ बन गई हैं। पिक्चर पैलेस बस अड्डे के पास देखिए किस प्रकार गहरी गहरी नालियाँ बन गई हैं पानी के भाव से। इन्होंने कैसे कच्चे काम किए हैं, पैसे की सरासर बर्बादी की गई है। दूसरी तरफ जल निगम को ले लीजिए, जल निगम ने जो यमुना पेयजल योजना के पाइप डाले हैं, वो पाइप नालों के बीच में से ले गए। जो बरसाती नाले थे, जो बरसात से नालों में से पानी आता था, उसके बीच में से उन्होंने पाइपें डाल दी हैं और वो पानी जो है उस नाले में न जाकर अब लोगों के घरों में जा रहा है। वो सारा कंपनी गार्डन में भी इसी प्रकार है, सारा पानी कंपनी गार्डन में भर जाता है। उससे आगे भी जितने घर हैं लोगों के, उनमें नालों में पानी न जाकर लोगों के घरों में झरने बने हुए हैं और पानी जा रहा है। अब ये पैसे की सरासर बर्बादी है, क्योंकि इनको कोई देख रेख नहीं, सिर्फ टेंडर लग जाते हैं और टेंडर भारी व्यक्तियों के लगते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स के। वो आगे पेटी में काम देते हैं, परंतु उनको देखने वाला कोई अधिकारी मौके पे नहीं है और पैसे की सरासर बर्बादी हो रही है। आने वाले समय में आप देखिएगा माल रोड जो है वो हमेशा आपको खुदी हुई मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने कोई भी ढंग से कार्य नहीं किया। सबसे तो बरसात के समय में आप देखना वहाँ पर किस प्रकार से पानी जल भराव रहेगा और लोगों को परेशानी का सामना। सरकार की योजना बहुत अच्छी थी, परंतु ये कार्य इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है और जो भी कार्य किया गया है वो बहुत ही ख़राब हुआ है।
इस टाइम बारिश की स्थिति बनी हुई है, सारी रोड ख़राब हो चुकी है, पानी भर चुका है, नाले खाले भर चुके हैं और जो भी साइडों में पत्थर लगाया जा रहा है वो भी सब उखड़ रहा है। सरकार सौंदर्यकरण के लिए तो बहुत अच्छा कार्य कर रही थी परंतु इसमें मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं हुई है, इसलिए सरकार इसमें देखभाल नहीं हो रही है। बारिश से लोग बहुत बेहाल हैं, स्कूल के बच्चे परेशान हैं और रोड जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, पानी भर चुका है। सरकार से यही है कि इसमें मॉनिटरिंग हो और कार्य जल्द से जल्द पूरा हो। अब खबर चमोली जिले के कर्णप्रयाग से है, जहां भाजपा चमोली जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी के नेतृत्व में शुक्रवार को कर्णप्रयाग विधानसभा के गैरसैंण मंडल में नगर मंडल सलियाना, गैरसैंण, ग्वाड़ आदि बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर संपर्क कर मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का काम किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी ने कहा कि पार्टी द्वारा घर घर जाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है ताकि लोग इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। अब खबर नैनीताल के कालाढूंगी से है, जहां रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी रेंज के अंतर्गत छोरा जाली गांव में बाइक पर घर जाते हुए 3 ग्रामीणों पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार ने एक व्यक्ति का पैर पकड़ लिया, जिस कारण उसके पैर में गहरे दांत लगने से वो जख्मी हो गया। बाइक सवारों द्वारा हल्ला करने पर गुलदार भाग निकला। वहीं ग्रामीणों द्वारा घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी ले जाया गया, जहाँ उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार पहले भी ग्रामीण नरेश कुमार, मनोज पालीवाल, विनय जोशी, गौरव पालीवाल सहित कई ग्रामीणों पर झपट चुका है। ग्रामीणों द्वारा कालाढूंगी रेंज के वन विभाग के कर्मचारियों को घटना की सूचना दे दी गई। सर, हमने देखा कि ये गुलदार ने हमारे ऊपर हमला करा। हम बाजार मार्केट से सामान लेके जा रहे थे, तीन आदमी थे। वो भी जैसे हम यहाँ से ये लकड़ी दिल्ली फार्म के बाद हम घर ले जा करके उसके बाद गाड़ी में उनको स्वास्थ्य केंद्र लेके आए। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर साहब ने देखा, उनको दवाई वो करा, इंजेक्शन भी लगाए और उसके बाद हम चले गए घर को जाते टाइम पे उसी टाइम पे एक गुलदार और 4 बच्चे साथ में थे जो फिर गाड़ी के ऊपर झपट्टा मारे थे। हमारी बड़ी गाड़ी में थे, हम 6-7 आदमी बंदे थे। इस वजह से कल बहुत दुर्घटना होने से बच गई। उसके बाद वन विभाग को फ़ोन करा कर वन विभाग की टीम आई, जोशी जी आए इधर से। उसके बाद उन्होंने फायरिंग करी, पूरे क्षेत्र में गश्त मारी और उसके बाद बोले थे इनके पिंजरे की व्यवस्था करा जाएगा, यहाँ पे नागरिक को सुरक्षित रखने की व्यवस्था। अब खबर हरिद्वार जिले के लक्सर से है, जहां लक्सर तहसील में दाब की कला गांव के एक छोटे किसान ने गांव में ही साहूकार और उसके साथी पर 4 बीघा जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि गरीब किसान ने कुछ वर्ष पूर्व अपनी जमीन गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे साहूकार से लिए थे। किसान का आरोप है कि ब्याज समेत पैसे साहूकार को वापस कर दिए, लेकिन साहूकार ने जमीन का एग्रीमेंट वापस नहीं किया। किसान ने गाँव के सरपंच और अन्य लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन गरीब किसान की कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित किसान का आरोप है कि साहूकार ने तहसील में जमीन से संबंधित विभाग के साथ साठ गांठ कर 4 बीघा जमीन को अपने नाम करा लिया है, जो कि अपने आप में बड़ा मामला है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन क्या गरीब किसान की कोई मदद करता है या इस मामले में भी लापरवाही बरती जाएगी। पैसे लिए तो धर को जमीन कराने मत चाहिए, धर दो अपनी चीज और पैसे खा लो। फिर जिसके यहाँ पैसे, जिसने पैसे दुआए थे उसके यहाँ पैसे दिए गए। इन्होंने विश्वास के ऊपर दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा बेटा जिसमें दिए थे फिर 2,15,000 रुपये। उसके बाद फिर उन्होंने कहा हम बनावा कर वो कर लेते तो हम कागज दे अपना हम कागज दे तुम्हारा ऑफिस कर दो। फिर उन्होंने वापस नहीं कर दिया, बीच में उन्होंने बनावा करवा लिया धोखेधड़ी तक। फिर कोई जवाब नहीं मिला जी। हम जितने सब कुछ कोई वापरता सुना ना खावा, हाँ वो कोई हमारे हाथ में नहीं आया। उसमें सब डाके डूके सब बिक गए, जिसमें बिक गया जी। तो प्रधान से कहा, गांव के लोगों से कहा जी हाँ, 6 साल हो गए जी हम बोलते आ रहे सब क्या। अब भी 2 महीने से ऐसे फिर जिक्र पागल कुत्ते के काटते फिर करो, शान सवेर रोज आ रहे हो। अखर नहीं किसने सुनवाई नहीं करी। धोखा करके जमीन हड़प ली तुम्हारी जी, धोखा करके जी। तो लोग क्या करे गांव के अंदर? कुछ भी नहीं करते जी, कोई जवाब नहीं देते। उनको भाई हमें क्या बताओ, नहीं पता होगा जी, वो मेरी मान रहे हम क्या करें भाई। गाँव के मौजूद लोग या प्रधान से कहा कर जी हाँ, बोला उन्हें भी जी, उन्होंने भी कहा, उनकी भी मान नहीं सुना। जो दोनों फ्री कर लेने वाला भी और पैसे दिवाने वाला भी। मैं धोखाधड़ी से हड़पा हूँ, कुछ पता नहीं लगा इस चीज़। कितना पैसा लिया था ब्याज पर? तो हमने 1,25,000 लिए थे इस पर, और उसके 2,15,000 रुपये हमने दिए ब्याज समेत। और तब भी उन्होंने हमारे साथ में धोखा कराया बहुत। क्या करा, कैसे लिए थे? बस वो धोखाधड़ी थी, मैं अपने नाम करा ली उन्होंने, तो पता नहीं लगा आज तक। कोई सरकार का कोई सामान कोर्ट से कुछ नहीं आया हमारे पास, कोई सामान नहीं आया।
कोई सुनाई नहीं आई। लोगों को कहा उन्होंने किसी की नहीं सुनी थी। कितने लोग शामिल है इसमें षड्यंत्र में, जमीन हड़पने में? वो इसमें तो 2 ही जी फिलहाल तो। कौन कौन है लोग? ये टीटू हो और धोबी कहा। तो क्या चाहते हो आप? वही यही जहाँ हमें फैसला मिला और क्या मिला। तो गांव के लोग क्या करें? गाँव के लोग हमें कोई फैसला नहीं दे रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी हमारी, बिल्कुल। गांव के किसी भी लोगों को कहा? बहुत कहा जी कि कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, सब मना करता है। हम क्या करते? अब जबरदस्ती वो जमीन हड़प ली उन लोगों ने? हाँ हड़प लीजिए, एक दूसरे को बेच दी ना पैसे वापसी दिए ना जमीन दी, कुछ नहीं दिया। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। दोपहर 3 बजे तक मतदान में कुल 2696 डेलीगेट्स ने वोट डाले। 5 पदों के लिए 31 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। अधिवेशन के दूसरे दिन प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव कराए गए, जिसमें राम सिंह चौहान को अध्यक्ष और रमेश पैनोली को महामंत्री चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर राजकुमार चौधरी, संयुक्त मंत्री में जगदीश बिष्ट और कोषाध्यक्ष पद पर लक्ष्मण सिंह सजवाण ने जीत हासिल की। विजयी प्रत्याशियों को शपथ दिलाई गई और उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए गए। वहीं राजकीय शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि शासन में लंबित शिक्षकों की मांग का समाधान करने का प्रयास करेंगे। वहीं पुरानी पेंशन बहाली के लिए राज्य के शिक्षक संघ के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। तो मैं उत्तराखंड के सम्मानित शिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने इतना अटूट विश्वास से, इतने भारी मतों से मुझे विजयी बनाया और जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे विजयी बनाया, मेरा प्रयास रहेगा मैं उन पर खरा उतरूंगा और मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी कि जो वर्षों से जो लंबित हमारे पदोन्नति सूची है, चाहे वो LT से लेक्चरर हो, चाहे LT लेक्चरर से हेडमास्टर हो, या हमारे यात्रा पास का मुद्दा हो, या पेंशन का मुद्दा हो, या सामाजिक शिक्षा का मुद्दा हो, या हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के जो शिक्षक हैं उनका मुद्दा हो, या कदर साथियों का मुद्दा हो, या जो हमारी शिक्षिका बहनें हैं उनकी जो सीजन में कटौती की गई वो मुद्दा हो। बहुत सारी जो लंबित मुद्दे हैं, मेरा प्रयास रहेगा मैं उन्हें हल करने का प्रयास करूँगा। का दिन मतदान का दिन था, मतगणना का दिन भी था और जो हमारे 5 पद होते हैं, अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त मंत्री और कोषाध्यक्ष पद के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए हमारे श्री राम सिंह चौहान विजयी घोषित किए गए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए श्री राजकुमार चौधरी जी विजयी घोषित किए गए हैं और महामंत्री पद के लिए श्री रमेश चंद्र पैनोली जी को विजयी घोषित किया गया है और इसी प्रकार संयुक्त मंत्री पद के लिए श्री जगदीश सिंह बिष्ट जी को विजयी घोषित किया गया है और कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री लक्ष्मण सिंह सजवाण जी को विजयी घोषित किया गया है। परिणामों की घोषणा कर दी गई है। अब खबर अल्मोड़ा के रानीखेत से है, जहां पर्यटन नगरी रानीखेत में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग कार्यालय में विभागीय कर्मचारी और अधिकारियों ने हाथ पर काला फीता बांधकर 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। साथ ही ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग महासंघ के पदाधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग देहरादून लोहाघाट में इंजीनियर से अभद्रता की थी, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग मिनिस्टर संघ के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई। वहीं इसके सदस्य वरिष्ठ सहायक लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड रानीखेत प्रेम प्रकाश आर्य ने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियंताओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वो भय मुक्त होकर निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर कर सके। ठेकेदारों द्वारा अभियंताओं के साथ की गई अभद्रता के कारण लोक निर्माण विभाग के समस्त संगठनों द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण उत्तराखंड के समस्त अभियंताओं के मध्य भय बना हुआ है, जिसका दुष्प्रभाव कार्यों की गुणवत्ता पर भी पड़ने की संभावना है। अतः हमारा अनुरोध है कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि हम अपने कार्यों को समय से व गुणवत्ता के साथ। अब खबर रामनगर से है, जहां गुरुवार की शाम ग्राम देवीपुरा बासी टीला इलाके में खेत की मेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में खूनी विवाद हो गया, जिसके बाद 7 लोग घायल हो गए। इसमें एक पक्ष से एक महिला की फावड़े से हमला करने के दौरान दर्दनाक मौत भी हो गई। वहीं महिला का एक पुत्र जो इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसका काशीपुर के एक निजी चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में मृतक महिला पार्वती देवी के पुत्र भूपेंद्र कुमार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ 302 और 307 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। कोतवाल ने बताया कि घटना के संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
कल बासी टीला में दो मतलब गुटों में संघर्ष हो गया था मेडिको विवाद को लेके। इस संबंध में एक महिला पार्वती देवी की इलाज के दौरान डेथ हो गई थी और पार्वती देवी के बेटे की तरफ से एक अभियोग पंजीकृत किया गया था थाने में और उसमें हमारे द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।